ओके सर। 31st को हमने किया था ना रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के। ये था। जी हाँ, ये प्रोजेक्ट था हमारा। नहीं तो इसी को एक बार ना रिवाइज करवा देते हैं, ताकि आपको ना फिर आपको जाके जब भी कोड पढ़े तो आपको समझ में आए कुछ। देन फिर हम लोग ना अपना एक कस्टम कुछ पेज बनाते हैं। तो जैसा कि बेसिकली सी एस एस सी हमें देखना था, तो एक काम करते हैं, सी एस एस को ना यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, अलग से एक पेज बनाते हैं सी एस एस के लिए। ठीक है। ठीक है, तो ये है बेसिकली हमारा पेज। इसको मैं एक बार लाइव कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली एक रिस्पॉन्सिव पेज है, जहाँ पे हमने देखा था, और इसमें हमने सारा जो भी फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड बेसिकली हमने पढ़ा है, उसका ही यूज किया है हमने। ठीक है, तो एक बार इसको अगर आप समझ लेते हैं, फिर जो भी प्रोजेक्ट करने वाले हैं वो आप इजीली ना खुद भी आप क्रिएट कर सकते हैं, तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। ठीक। तो क्या है, कुछ ऐसा है कि, ठीक है, तो जैसा कि सबसे पहले हमें पता ही है कि अगर जब भी हमें सी एस एस लिखना होता है, तो हमें क्या करना होता है। सबसे पहले सिंपली जिस भी एलिमेंट के लिए सी एस एस प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है, हमें उस एलिमेंट को पहले सेलेक्ट करना होता है। क्यों? ऐसा ही है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे एक एलिमेंट सेलेक्ट किया, रूट एलिमेंट। ठीक है, रूट एलिमेंट बेसिकली जब हम एच टी एम एल पेज क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसे कि अभी ये जो अभी हमारा डॉक्यूमेंट एच टी एम एल कॉन्टेंट है, बेसिकली ये जब भी हम वेबसाइट पे कोई कंटेंट है, तो हमें अलग अलग पार्टिकुलर ना कंटेंट से रिलेटेड, जहाँ पे ना हम मार्कअप लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एच टी एम एल एक मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि मोस्टली वेब पे कंटेंट के लिए ना मोस्टली एच टी एम एल का ही यूज करते हैं। बट इसके अलावा भी कई सारे लैंग्वेज है जिसका हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक्स एम एल का भी हम यूज कर सकते हैं वेब पेज बनाने के लिए। बट मोस्टली 99% या 90 या 100% ही ऑलमोस्ट बोल दो कि एक जब भी हम वेब पेज बनाते हैं, तो उसके जो कंटेंट होते हैं मोस्टली हम लोग एच टी एम एल लैंग्वेज में ही क्रिएट करते हैं। तो जब भी एच टी एम एल लैंग्वेज में हम ये करें, तो रूट एलिमेंट बेसिकली हम लोग ना जो एच टी एम एल एलिमेंट है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट रैप होते हैं, उसको हम रूट एलिमेंट बोलते हैं। तो ये एक सिंपल रूट के पहले हमने एक कॉलन लगा रखा है, तो आपको पता ही, कॉलन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है सूडो क्लास को। ठीक है, इसकी स्पेसिफिसिटी कंपेयर टू डायरेक्टली जो टैग एलिमेंट होते हैं, जस्ट लाइक कि जो एच टी एम एल है, अगर हम बाई नेम अगर सेलेक्ट करें, जस्ट लाइक इसके जगह पे अगर मैं सपोज दैट क्या करता हूँ
कि HTML के लिए स्पेसिफिक सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करें। नहीं, HTML एलिमेंट टैग नेम के थ्रू सेलेक्ट करने के बाद तो एक स्पेसिफिसिटी कॉन्सेप्ट अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो इसकी स्पेसिफिसिटी कंपेयर टू टैग एलिमेंट से ज़्यादा होती है। तो जो CSS प्रॉपर्टी अप्लाई होगी वो उस सेलेक्टर की अप्लाई होगी जिसकी स्पेसिफिसिटी क्या हो, हाई हो। ठीक है, अब ये क्या होता है, कैसे काम करता है, अभी हम लोग देखेंगे। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, इसलिए ना HTML एलिमेंट को सेलेक्ट ना करके बल्कि हम क्या करते हैं, रूट एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। और वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, जब हमें CSS वेरिएबल क्रिएट करने होते हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि CSS वेरिएबल हम लोगों ने क्यों क्रिएट क्रिएट किया था, क्यों किया था, डिस्कस किए थे हम लोग। तो ताकि तो मैं ताकि बार उसको बार उस बार बार चीज को यूज कर रिपीट ना सके। करना पड़े। सिंपली ताकि अगर हम सेम वैल्यू को, एक वेरिएबल को हम अगर अपने कोड में जस्ट लाइक इस पेज पे मल्टीपल प्लेस पे यूज कर रहे हैं, तो अगर हमें बाद में अगर कभी चेंज करना हुआ तो हमें मल्टीपल प्लेस पे जाकर ना मैनुअली उस वैल्यू को चेंज करना होगा। तो अगर हम लोग वेरिएबल का यूज करते हैं तो वेरिएबल की वैल्यू, जहाँ भी हमने वेरिएबल क्रिएट किया वहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे तो मल्टीपल प्लेस पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली जब हमें अलग अलग थीम डिजाइन करने होते हैं, ठीक है, जैसे कि भी आप देखते होंगे किसी वेबसाइट पे जाते हैं कि ब्लैक थीम होती है कि तो वहाँ पे सारे टेक्स्ट वाइट हो जाते हैं, बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है। नहीं, वो उस टाइप की अगर आपको थीम क्रिएट करना है तो आप मोस्टली CSS वेरिएबल का यूज करते हैं। और आगे जाके जो भी हम लोग लाइब्रेरी पढ़ने वाले हैं जैसे टेलविन CSS, वहाँ पे मोस्टली CSS वेरिएबल का यूज किया जाता है। ठीक है, थीम क्रिएट करने के लिए। तो मोस्टली जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम क्या यहाँ पे करेंगे, रूट एलिमेंट में, रूट सेलेक्टर में हम लोग क्या करेंगे, CSS वेरिएबल को सेलेक्ट करेंगे। तो याद रखिएगा CSS वेरिएबल का जो ये नेम है, ठीक है, प्राइमरी कलर, इसमें डबल डैश लगाना स्टार्टिंग में प्रीफिक्स में कंपलसरी रिक्वायर्ड है। तो उसके अलावा बाकी जो नेम है, प्राइमरी कलर नेम कुछ भी रखिए और डबल डैश लगा के बाय कन्वेंशन, ठीक है, आपको ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, कि आपको डबल डैश लगाने की जरूरत पड़ेगी। देन उसके बाद जैसा कि यहाँ पे एक स्टार सेलेक्टर है। स्टार सेलेक्टर क्या है, बेसिकली स्टार जैसे कि सेलेक्टर, कोई भी पार्टिकुलर सेलेक्टर हम लोग यूज करते हैं पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए, तो स्टार सेलेक्टर स्पेसिफिक सारे एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेता है। इस पे जो भी हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि सारे एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे हमने क्या किया है, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी का यूज किया है। नहीं, जैसा कि इसमें हमने वैल्यू क्या दिया है, बॉर्डर बॉक्स। नहीं, तो बॉर्डर बॉक्स कहाँ पे अप्लाई करते हैं, किस लिए करते हैं, पढ़ा है? तो बस रिवाइज करवा रहे हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ तो चुके ही हम लोग। नहीं, तो बॉर्डर बॉक्स कब यूज करते हैं, कोई बताएगा? सर जो एक्स्ट्रा हम लोग की मार्जिन पैडिंग होती है ना। नहीं नहीं, एग्जैक्टली बताओ, मार्जिन इंक्लूड नहीं होता है इसमें। सर वही जो हम लोग का जो पैडिंग वगैरह जो होता है ना, उसको ठीक है, आपस में जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको एडजस्ट करने के लिए। चलो। तो मैं बता दे रहा हूँ, बेसिकली क्या होता है ना कि जब भी हम कोई एलिमेंट क्रिएट करते हैं तो उस एलिमेंट की पार्टिकुलर लेंथ होती है। नहीं, ठीक है, देन उसके बाद अगर उस एलिमेंट पे अगर हम कोई मार्जिन या पैडिंग या फिर बॉर्डर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो बॉर्डर को भी हम एक साइज, बेसिकली एक लेंथ होती है बॉर्डर की, ठीक है, तो उसको भी हम क्या करते हैं, एक वैल्यू असाइन करते हैं। देन से पैडिंग जो कि बॉर्डर और एलिमेंट के बीच का स्पेस होता है। तो जब भी अगर हम एक एलिमेंट पे बॉर्डर और पैडिंग का यूज कर रहे होते हैं तो क्या होता है, एक्चुअल उसकी जो विड्थ होती है, बेसिकली लेंथ होता है उस एलिमेंट का, वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, कि अगर सपोज दैट आपने एक लेआउट क्रिएट करना है जहां पे आपके पास क्या है, लेंथ कितनी होनी चाहिए, 300 पिक्सल होना चाहिए। ठीक है, और आपने उसमें एक इमेज क्रिएट की, मतलब इन प्लेस उस पार्टिकुलर प्लेस होल्डर में जिसकी विड्थ क्या है, 300 है, उसमें आपने एक इमेज प्लेस किया जिसकी विड्थ आपने क्या रख दिया, 300 पिक्सल रख दिया। ठीक है, तो वो जितने भी जितना प्लेस है वो तो सब कवर हो गया। नहीं,
उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसी इमेज को सेलेक्ट करके उस पे क्या लगा रहे हैं, बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। नहीं, बॉर्डर प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, बॉर्डर जो भी स्टाइल करते हैं तो बेसिकली हम 2 पिक्सल या जस्ट लाइक उसका बॉर्डर रेडियस देते हैं। नहीं, तो वहां पे क्या होगा, सॉरी, बॉर्डर बेसिकली जो हमारा होता है बॉर्डर की जो लेंथ हो, रेडियस नहीं बोलते, लेंथ बोलेंगे। ठीक है, तो बॉर्डर प्रॉपर्टी जब हम अप्लाई करें, जस्ट लाइक अगर मान लो 5 पिक्सल देते हैं बॉर्डर, तो क्या होगा कि 300 तो पहले हमारा अप्लाई था। जस्ट लाइक जब मैं जो क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, कि सपोज दैट आपके पास एक प्लेस होल्डर, इतना आपके पास विड्थ है, जिसकी इस विड्थ ये कितनी है, 300 है, पिक्सल है। ठीक है, सपोज दैट आपकी डिवाइस जहाँ पे आपकी वेबसाइट रेंडर होगी, उसकी विड्थ कितनी है, 300 पिक्सल है। और आपने इस प्लेस में क्या किया, एक इमेज लेके आ गए आप, ठीक है, थ्रू इमेज एलिमेंट। ठीक है, देन इसकी विड्थ आपने क्या रख दिया है, इस इमेज की विड्थ क्या है, 300 पिक्सल ही है। नहीं, तो क्या होगा कि ये जो स्पेस है वो सारा स्पेस तो कवर हो जाएगा इस इमेज के थ्रू ही। क्यों, ऐसा ही होगा कि ये इमेज अगर जो होगी 300 पिक्सल कवर कर लेगी। बट आपने क्या किया, उसके बाद ना एक बॉर्डर प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई करिए ना, इमेज को सेलेक्ट करके, और उसको आपने क्या किया, अब मान लो 20 पिक्सल आपने दे दिया, ठीक है, सपोज दैट। तो क्या होगा, इस लेंथ में 20 पिक्सल और ऐड हो जाएगा, लेफ्ट और राइट दोनों से होगा, क्योंकि बॉर्डर अगर आपने बाय डिफॉल्ट बॉर्डर लेफ्ट राइट अगर मेंशन नहीं किया तो सारे सारे बॉर्डर पे अप्लाई हो जाएगा ये लेंथ। नहीं, इसके लिए सही, तो क्या होगा, 20 इधर से भी होगा, 20 इधर से हो जाएगा, तो एक्चुअल लेंथ कितनी चाहिए फिर, 340 रिक्वायर्ड होगी। नहीं, आपको स्पेस जिसकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर मान लीजिए आपने क्या किया, बॉर्डर के बाद आपने क्या लगा दिया, पैडिंग भी लगा दिया, तो क्या होगा, पैडिंग भी मान लीजिए आपने कर दिया 10 पिक्सल, तो हमारा क्या होगा, लेंथ और भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें और भी ज्यादा प्लेस की रिक्वायरमेंट होगी। नहीं, और भी ज्यादा जो भी हमारी विड्थ की साइज होगी, और भी ज्यादा हमें जरूरत होगी। नहीं, तो कहीं ना कहीं ये काउंट करना ना काफी टफ है, कि आपको तो पहले से पता नहीं है कि आपको ना कितने लेंथ बॉर्डर बॉर्डर जो भी आपने अप्लाई किया है, फिर पैडिंग किया आप, या फिर कैलकुलेट करके ना, बार बार कैलकुलेट करने से अच्छा क्या है कि हम लोग ना बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो लेंथ एक्चुअल लेंथ होगी, ठीक है, विड्थ जो भी आप विड्थ बोल लो, उस एलिमेंट की हुआ, प्लस बॉर्डर प्लस पैडिंग, ये तीनों को मिला के जो भी आप अप्लाई करेंगे ना, टोटल उतना ही होगा। ठीक है, कि अगर आप बॉर्डर पैडिंग अगर जस्ट लाइक अगर अगर आपने ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो अगर आपने अपने इमेज को विड्थ दिया कितना, 300 पिक्सल, देन उसके बाद बॉर्डर भी आपने दे दिया 20 पिक्सल, और प्लस पैडिंग भी दे दिया 10 पिक्सल। तो एक्चुअली में क्या होगा कि इमेज बाय डिफॉल्ट जो आप ब्राउजर क्या है उसको रिकैलकुलेट करके आपके इमेज की जो विड्थ है ना, वो क्या करेगा, 20 + 20 + 10, नहीं, 10 + 10, मतलब 60 पिक्सल माइनस करके, मतलब एक्चुअली में 240 पिक्सल ही अप्लाई करेगा आपके इमेज के लिए। बाकी आपके बॉर्डर और पैडिंग हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इस प्रॉपर्टी की वजह से। तो बेसिकली इस प्रॉपर्टी का यूज करने से ना, आपको लेआउट क्रिएट करते वक्त ना आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, आपको ना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको ना बार बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपने बॉर्डर कितना दिया है, पैडिंग कितना दिया है, नहीं आपके पास एक्चुअली में विड्थ कितनी अवेलेबल है। ठीक है, समझ में आया। तो बॉक्स जब भी हम ना, हमें हर एक पेज पे आपको क्या करना है, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना ही करना है। और इसको अप्लाई, इसमें मार्जिन इंक्लूड नहीं है। बॉक्स मॉडल जब हमने पढ़ा था उसमें बॉक्स मॉडल में मार्जिन भी पढ़ा था, जो कि दो एलिमेंट के बीच का गैप, या जस्ट लाइक बॉर्डर के आउटर साइड में जो भी स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं तो मार्जिन का यूज करते हैं। बट बॉक्स साइजिंग में मार्जिन इंक्लूड नहीं होता है, तो नोट्स नोट कर लीजिएगा आप लोग ये। ठीक है, क्योंकि बार बार आपको इसका यूज आपको करना ही पड़ेगा। चलिए, तो देन मार्जिन पैडिंग, जैसा कि यहाँ पे हमने स्टार सेलेक्टर में मार्जिन पैडिंग को भी हमने ऐड किया है,
क्यों किया है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब भी हम कोई एलिमेंट क्रिएट करते हैं तो ब्राउजर उस पे ना बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग कर देता है, जिसमें उसका बाय डिफॉल्ट उस पे ना मार्जिन अप्लाई होता है। ठीक है, तो हम नहीं चाहते हैं कि हमें ना पता, क्योंकि हमें तो एक्चुअली में नहीं पता। चाहे तो हम देख सकते हैं, अगर आप क्रोम डेवलपर टूल का यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि बेसिकली जो ब्राउजर के थ्रू जो अप्लाई किया गया है मार्जिन और पैडिंग एक्चुअली में कितना किया गया है। बट हमें क्यों नहीं देखना, नहीं तो हम क्या करते हैं कि हम जो भी अप्लाई किया गया होता है उसको हम एक तरीके से री बाय डिफॉल्ट जो होता है उसको हम जीरो कर देते हैं, ताकि फिर हमें अपने नीड के हिसाब से हम मार्जिन और पैडिंग अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो मोस्टली आप देखेंगे किसी भी प्रॉपर्टी में जहां पे भी इसको यूनिवर्सल सेलेक्टर बोलते हैं, बेसिकली स्टार को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर में बेसिकली बॉक्स साइजिंग, मार्जिन, पैडिंग नहीं, हम मोस्टली ना ऐसे ही आपको ना दिखेगा। बट करने को आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको चाहते हैं कि सारे एलिमेंट पे बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी कुछ अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको आप स्टार सेलेक्टर में, यूनिवर्सल सेलेक्टर में आप क्या करेंगे, टाइप कर लेंगे। क्लियर? चलिए, तो देन उसके बाद हमारा क्या है, जैसा कि आपको पता ही है, जो भी हमारा पेज पे हमारे कंटेंट देखते हैं वो सारे बॉडी के अंदर जो भी एलिमेंट हमने क्रिएट किए हैं उन्हीं के कंटेंट हमारे पेज पे बेसिकली शो होते हैं। तो बॉडी को भी अगर आप चाहें तो स्टाइलिंग कर सकते हैं बॉडी को। क्यों? यहाँ पे हमें ना वो प्रॉपर्टी देना होता है जो कि बाय डिफॉल्ट ना आप चाहते हैं कि सारे एलिमेंट पे ना अप्लाई हो। नहीं, सारे एलिमेंट पे मैं क्यों क्या बोल रहा हूँ कि जैसे कि अगर मान लीजिए हमने बॉडी को प्रॉपर्टी दिया फॉन्ट फैमिली। नहीं, फॉन्ट फैमिली बेसिकली जस्ट लाइक अब अलग अलग फॉन्ट टाइप जो होते हैं बेसिकली फॉन्ट फैमिली से वो डेराइव होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि फॉन्ट फैमिली हम पहले से मोस्टली जो पूरे पेज पे एक ही फॉन्ट फैमिली हम यूज करते हैं, ताकि बेसिकली हमारा यूआई थोड़ा सा अच्छा दिखे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फॉन्ट फैमिली को ना बॉडी में यूज कर लेते हैं। और देन क्या होगा, बेसिकली इस प्रॉपर्टी को ना जो भी हमने बॉडी में सेलेक्ट किया, क्योंकि बॉडी जितने भी एलिमेंट होंगे इसके अंदर, नहीं वो सब क्या होंगे, इस बॉडी के चाइल्ड ही तो होंगे। नहीं, सिंपली समझ में आ रहा है ये बात? कि अगर मान लीजिए बॉडी को हमने सेलेक्ट किया तो एक सिंपल जब हम पेज क्रिएट करते हैं, बॉयलर प्लेट बनाते हैं, तो बॉडी के अंदर ही हम सारे एलिमेंट, जो भी एलिमेंट जो का कंटेंट अगर हम जो शो करना चाहते हैं एक यूजर को, जैसा कि आपको इधर अब देखिए राइट साइड में, एक मिनट, नहीं ये राइट साइड में ना जहाँ पे आपको सारा क्या दिख रहा है, ये HTML दिख रहा है ना, HTML के पेज। तो बॉडी के अंदर ही तो सारे कंटेंट है, जस्ट लाइक अगर हेडर है या फिर सेक्शन जो बने हैं वो सारे क्या है, बॉडी का चाइल्ड है। नहीं, और ये सिंपल एक बॉयलर प्लेट है जो कि आपको हर बार हर पेज पे आपको ना ऐसा ही कुछ आप क्रिएट करने वाले हैं। जो भी आप एलिमेंट है जो कि, आप शो जिसके थ्रू कंटेंट अपने पेज पे शो करना चाहते हैं वो क्या होगा, आपकी बॉडी का चाइल्ड होगा, या मोस्टली बोले स्पेसिफिक बोले तो क्या होगा, डिसेंडेंट होगा। नहीं, तो बेसिकली बॉडी क्या होगा, बाकी सारे एलिमेंट के लिए पेरेंट होगा। नहीं, तो जो भी प्रॉपर्टी बॉडी को होगा इनडायरेक्टली क्या होगा, जितने भी उसके चाइल्ड होंगे ना उसको इनहेरिट कर लेंगे। क्या करेंगे ना, इनहेरिटेंस अभी पढ़ेंगे हम लोग, जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ेंगे। बट इनहेरिट मतलब क्या, जस्ट लाइक जो आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होती है बाय डिफॉल्ट आपको मिल ही जाती है। नहीं, ठीक है, तो आप क्या यहाँ पे भी क्या है CSS में भी कि जो पेरेंट होंगे, जस्ट लाइक बॉडी क्या है सारे एलिमेंट के लिए पेरेंट्स है। नहीं, ऐसे नहीं, सिर्फ बॉडी का जो भी पेरेंट एलिमेंट होगा उसको जो भी हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, सारे प्रॉपर्टी पे ये अप्लाई नहीं होता है, बट मोस्टली प्रॉपर्टी पे ना, मोस्टली प्रॉपर्टी क्या होती है, इनहेरिट हो जाती है। दूसरा वर्ड आप याद रखिएगा, अभी हम लोग डिस्कस करें, इनहेरिटेंस। ठीक है, या इनहेरिट बोल दीजिए। तो हमने एक देखा था स्पेसिफिसिटी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। दूसरा हमने क्या भी डिस्कस किया कि पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है उसको
उसके अंदर जितने भी चाइल्ड होते हैं उसको इनहेरिट कर सकते हैं बेसिकली। कि अगर फंड फैमिली हमने बॉडी को दिया तो इनडायरेक्टली क्या होगा, उसके अंदर ये हेडर है, तो हेडर को भी फंड फैमिली क्या अप्लाई हो, बाय डिफॉल्ट क्या मिल गया, सेम वैल्यू मिल गई नहीं। वैसे ही लाइन हाइट अगर हमने बॉडी पे अप्लाई किया तो लाइन हाइट बाय डिफॉल्ट क्या होगा, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सबकी लाइन हाइट प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई होगी। बट अगर हम चाहें तो इसको ओवरराइड कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की फंड फैमिली बदलना चाहते हैं तो बेसिकली वो हम कर सकते हैं, उस एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, वहां पे फंड फैमिली दोबारा हम यूज करेंगे। तो बेसिकली अगर वो उसका अपना खुद की प्रॉपर बेसिकली प्रॉपर्टी होगा तो वो क्या करेगा, पेरेंट की प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर लेगा। नहीं, अदरवाइज नहीं है तो बाय डिफॉल्ट जो पेरेंट की प्रॉपर्टी है उसको चाइल्ड को अपने आप उसको मिल जाएगी। क्लियर, समझ में आ रहा है ये बात? तो जब भी हम पेज डिजाइन करेंगे ना, तो हमें क्या करना है कि मोस्टली जो कॉमन प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है कि जस्ट लाइक कि अगर मान लीजिए आप एक पेज क्रिएट करें तो आप हमेशा चाहेंगे कि जो दो लाइन के बीच का गैप है नहीं, वो सेम हो, पूरे पेज पे सेम हो, तो उसको लाइन हाइट बोलते हैं नहीं। या फिर अगर आप दो वर्ड के बीच में स्पेस अगर आप सेम रखना चाहते हैं, या फॉन्ट फैमिली जैसे हमने डिस्कस किया, वैसे बैकग्राउंड कलर की आप देखते होंगे जो भी पेज होता है मोस्टली उसका जो भी कलर हो, बैकग्राउंड कलर होता है वो सेम ही होता है। तो बैकग्राउंड कलर को भी हम क्या कर सकते हैं, या तो बॉडी में, या तो हम कहाँ पे, रूट में, जस्ट लाइक नहीं, रूट में हम अप्लाई कर सकते हैं। बट मोस्टली हम बॉडी में करेंगे क्योंकि बॉडी अभी जब स्पेसिफिसिटी देखेंगे तो वहाँ पे हायरार्की भी मैटर करती है। हायरार्की मतलब क्या कि कौन सेलेक्टर को ना आपने पहले सेलेक्ट किया, कौन सेलेक्टर को बाद में सेलेक्ट किया, मतलब क्योंकि हमारा जो ब्राउजर होता है टॉप टू बॉटम कोड रीड करता है, तो जो सेलेक्टर बॉटम में सेम सेलेक्टर बेसिकली सेम प्रॉपर्टी दो अलग अलग सेलेक्टर के थ्रू जिसकी स्पेसिफिसिटी सेम है बट ऑर्डर नहीं चेंज है, तो जो नीचे सेलेक्टर होगा उसकी प्रॉपर्टी ना अप्लाई होती है। तभी स्पेसिफिसिटी ना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए उसको प्रैक्टिकली ही करके समझा जा सकता है। तो इसीलिए उसको थ्योरी में ना पढ़ के बल्कि हम लोग ना यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप समझ पाए कि कैसे। बट कुछ चीजें हैं, कुछ कॉमन सेंस आपको ना पहले से पता होगा कि ना अच्छा स्पेसिफिसिटी अगर डिफाइन कर रहे हैं तो कुछ इसके बेस पे करेंगे नहीं, बट एग्जैक्टली नहीं बोला जा सकता है कि इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी हो। ठीक है, चलो तो बॉडी को हमने सेलेक्ट किया। बॉडी में अभी यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी आपको दिख रही है इसमें आपको अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी दिख रही आपको समझ में आ रहा है कि मोस्टली एलिमेंट पे हमें यूज करना है, तो जहाँ पे आप जिसको ना इनहेरिट कर सकते हैं बाद में, उसको आप बॉडी में उस प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। सारा प्रॉपर्टी आपको समझ में आ ही रहा है नहीं? फंड फैमिली हमने डिस्कस किया ही था कि फॉन्ट फैमिली गूगल से हम कैसे अलग अलग फॉन्ट भी लेके आ सकते हैं, बाकी ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट में फॉन्ट फैमिली तो मिल ही जाती नहीं, कुछ स्पेसिफिक फॉन्ट फैमिली। लाइन हाइट मैंने अभी डिस्कस किया कि जब दो लाइन के बीच में हमें स्पेस नहीं बढ़ाना या घटाना है तो हमें क्या करना होगा, लाइन हाइट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमने पढ़ाई है, कलर के बारे में पढ़ाई। कलर बेसिकली उस पार्टिकुलर जो भी कंटेंट होंगे, टेक्स्ट होंगे, उसके कलर है। ठीक है, देन हेडर। हेडर हमने क्या किया है, एलिमेंट सेलेक्टर का यूज किया है, बेसिकली टैग सेलेक्टर। जहां पे जैसे कि ये आपको दिख रहा है एलिमेंट हेडर, तो इसको सेलेक्ट, क्योंकि इसको हमें स्टाइल करना था, इसको हमने सेलेक्ट किया है बाय नेम। ठीक है, बाय टैग नेम हेडर। देन उसके बाद बैकग्राउंड कलर। अब अगर पेज देखें, एक मिनट, तो कुछ ऐसा है, बैकग्राउंड ये हमारा हेडर है जिसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हमने दे रखा है। तो इस हेडर को जिसको ये हेडर जो है, इस हेडर को हमें स्टाइल करने के लिए बेसिकली हमने क्या किया है, इस हेडर को सेलेक्ट किया है, देन उसको बैकग्राउंड कलर दिया। बैकग्राउंड कलर में हमने क्या वैल्यू यूज किया है, क्यों, एक किस टाइप की वैल्यू हमने यूज किया है, सीएसएस वेरिएबल का यूज किया है। कि जो सीएसएस वेरिएबल हमने डिफाइंड किया था, कहाँ पे डिफाइंड किया था,
यहाँ पे हमने डिफाइन किया था उसको, ठीक है, कि ये नेम है और इसका वैल्यू है, बट उसका यूज हम कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। नहीं, सिंपल यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है, वार कीवर्ड का यूज करना होता है। वार क्या है, कीवर्ड है, कंपलसरी है इस कीवर्ड, ताकि आपके ब्राउजर को समझ में आए कि बेसिकली उसको इसको कैसे ट्रीट करें, तो आपको वार कीवर्ड बेसिकली आपको यूज करना है। देन उसके बाद आपकी जो प्रॉपर सीएसएस वेरिएबल की नेम आपने क्रिएट डिफाइन किया था, डिफाइन करते वक्त उसको आपको मेंशन कर देना है। तो प्राइमरी कलर हमने यहाँ पे दिया, तो प्राइमरी कलर बेसिकली हमारा यही कलर है, ब्लू कलर, इसलिए हमारे हेडर का कलर ब्लू है। नहीं, देन बाकी क्या है, कलर पैडिंग। पैडिंग यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, 1 REM ना, रैम बेसिकली क्या है, जैसे कि भी हम लोग क्या करते आ रहे थे यूज, पिक्सल का यूज करते आ रहे थे। नहीं, तो ये बेसिकली यूनिट है, कि जब भी हमें किसी लेंथ को सिंपली हमें किसी न किसी यूनिट में ही उसको मेजर करना होता है, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे ना हम रैम का यूज करें, क्योंकि ये एक रिलेटिव यूनिट है। नहीं, रिलेटिव क्या मतलब, किसी किसी दूसरे एलिमेंट के रेफरेंस में ना ये कम और बेसी होगा। बट अगर हमने पिक्सल में यूज किया है, तो पिक्सल क्या है, एक एब्सोल्यूट यूनिट है। एब्सोल्यूट मतलब क्या, कि जो भी आपने उसकी विड्थ, आपने जो वैल्यू दिया है, ठीक है, डिफाइन किया, वो वैल्यू ऑलवेज क्या सेम वैल्यू रहेगी। नहीं, वो किसी के रेफरेंस में कम बेसी नहीं होगा। ठीक, तो बट अगर जब भी हम एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है, कि हमारी वेबसाइट अलग अलग डिवाइस में, जैसे कि अगर ये वेबसाइट अगर कोई मोबाइल में देख रहा है, तो उस मोबाइल डिवाइस की जो विड्थ होगी वो कम होगी। नहीं, तो ऑब्वियस बात है कि हम चाहेंगे जो हमारे हेडर में जो हमने अ, जो भी पैडिंग दिया है, पैडिंग थोड़ा कम हो जाए। नहीं, ताकि हमारे सारे एलिमेंट को ज़्यादा स्पेस मिल सके, क्योंकि एक्चुअल विड्थ हमारी कम हो चुकी डिवाइस की साइज के वजह से। नहीं, तो बेसिकली क्या होता है कि या तो आप क्या, अगर फिक्स वैल्यू यूज किया, पिक्सल यूज किया है, तो हम क्या करेंगे, मीडिया क्वेरी में जाके ना फिर हम चेंज करेंगे, जस्ट लाइक अगर यहाँ पे हमने पिक्सल में यूज किया होता है, मीडिया क्वेरी में जाके हम मोस्टली इसको चेंज करते हैं। ठीक है, मे बी यहाँ पे भी हमें हो सके कि मीडिया क्वेरी में हम जाकर ना चेंज करें, बट क्या होगा कि जब हम रिलेटिव वैल्यू का यूज करते हैं, तो जब चेंज भी होता है ना, तो ये सडन चेंज नहीं होता। जस्ट लाइक अगर मान लीजिए अगर आपने पिक्सल में यूज किया होता है, नहीं, वैल्यू जो भी यूनिट होती है पिक्सल में यूज होता है, 20 पिक्सल आपने दे रखा होता है, मान लीजिए, सपोज दैट, ठीक है, और देन आप मीडिया क्वेरी का यूज करके मोबाइल डिवाइस के लिए सेम पैटर्न देना चाहते हैं, और उसकी साइज आप क्या रखते हैं, 15 पिक्सल। तो बेसिकली 20 से 50 चेंज होगा, तो सडन चेंज होता है, जो कि यूआई के परस्पेक्टिव से उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो बेसिकली अभी हम क्या करते हैं, मोस्टली हम अपने पेज पे ना रिलेटिव यूनिट का यूज करेंगे। तो रेम बेसिकली क्या होगा, ये रिलेटिव यूनिट है, और किसके रेफरेंस में ये काम करेगा, हमेशा जो हमारा रूट एलिमेंट है। रूट एलिमेंट किसको बोलेंगे हम लोग, अभी मैंने डिस्कस किया था, रूट एलिमेंट हमारा कौन सा एलिमेंट है, बॉडी। मैंने अभी तो बताया। हेडर। नहीं जी, मैंने बोला कि रूट एलिमेंट जो है वो हमारा HTML अगर पेज है, तो HTML एलिमेंट हमारा रूट एलिमेंट होता है। नहीं, नहीं, तो मैं बोला कि अगर HTML पेज अगर हम बनाए हुए हैं, तो HTML पेज में मोस्टली जो HTML एलिमेंट है उसको हम रूट एलिमेंट बोलते हैं। नहीं, बट तो हम जो रूट को, अगर जो भी अगर रूट में हमने जो यूनिट डिफाइन की, जस्ट रूट में अगर मान लीजिए पैडिंग, हमने जो भी पैडिंग दिया, ठीक है, तो उसके रेफरेंस में ना क्या होगा, कि ये कम और बेसी होगा। अभी हम लोग ना देखेंगे कि कैसे ना ये रिलेटिव में चेंज हो रहा है। ठीक है, कि अगर रूट को हमने दिया है 20 पिक्सल, तो अगर यहाँ पे अगर हम उस 1 REM लिखते हैं, तो 1 REM इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 पिक्सल। नहीं, मैंने अभी क्या बोला, चलो एक बार ना डिस्कस कर ले रहे हैं, क्योंकि फिर जैसे कि मान लीजिए हमने HTML को सेलेक्ट किया, नहीं, और हमने क्या किया, यहाँ पे पैडिंग दिया, जो भी पैडिंग दिया,
पैडिंग को हमने दिया जस्ट लाइक 20 पिक्सल, या ठीक है। तो यहाँ पे 1 rem इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 rem इक्वल टू हो जाएगा 20 पिक्सल, ठीक है। बट अगर हमने यहाँ पे पैडिंग दिया होता मान लो 10 पिक्सल, तो वन वन rem इक्वल टू कितना होता, 10 पिक्सल। नहीं समझ में आ रहा कि इसके रेफरेंस में ये क्या होगा, कम और ज्यादा हो रहा है, नहीं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अब इसकी वैल्यू हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जो ये फैक्टर है इसका, नहीं कोफिशिएंट है, वो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जस्ट लाइक 1 rem इक्वल टू 10 पिक्सल है। बट अगर हम इसको मान लीजिए 4 rem कर देता है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, 10 into 4 हो जाता है। मतलब क्या है कि 40 पिक्सल अप्लाई हो जाता है पैडिंग। नहीं, नहीं समझ में आया, तो rem समझ में आया आपको कि हम क्या करेंगे, अभी ना प्रैक्टिकल एक बार और करेंगे तो आपको और भी अच्छे समझ आए, बट अभी यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि रूट में हमने जो भी जस्ट लाइक बाय डिफॉल्ट रूट की ना साइज होती है 16 पिक्सल, जो कि ब्राउजर सेट करके रखता है। तो अगर आपने वहां पे कोई मेंशन नहीं किया है, तो 1 rem इक्वल टू कितना होगा, 16 पिक्सल होगा, ठीक है। बट अगर आपने डिफाइंड किया हुआ है, तो इस वैल्यू को आपने ऑलरेडी ओवरराइड कर चुके हैं, तो फिर यहाँ पे rem की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। ये rem की वैल्यू किसके रेफरेंस में चेंज हो रही है, जो रूट एलिमेंट है, ठीक है, क्लियर। तो हम मोस्टली हम अपने सारे पेज जहां भी हम वैल्यू यूज करेंगे, किसके रेफरेंस में करेंगे, आरएम यूनिट का यूज करेंगे, ठीक है। ईएम भी होता है, बट ईएम बेसिकली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ना वो अपने पेरेंट के रेफरेंस में चेंज होता है, प्लस कंपाउंडिंग भी होता है। तो ईएम का यूज जब हम कंपोनेंट, सर हेलो, ये मतलब जो HTML एलिमेंट है अपना, वो व्यू 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 कोड की जो हाइट होगी वो चेंज होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा ये। नहीं नहीं, अभी ईएम की बात कर रहे हैं, ईएम को देखिए, व्यू पोर्ट अपने आप में एक रिलेटिव यूनिट है। व्यू पोर्ट लेंथ, विड्थ और हाइट जो है वो रिलेटिव है, बट वो ना व्यू पोर्ट के रेफरेंस में चेंज होता है, ना कि रूट एलिमेंट के रेफरेंस में चेंज होगा, ठीक है। आरईएम यूनिट जो होगी वो सिर्फ रूट एलिमेंट के रेफरेंस में चेंज होगी, ठीक है। तो समझ में आया कि आरईएम का यूज हम कब करेंगे, जहां पे, क्योंकि ये हमें पहले से पता है ना कि हमारे रूट का साइज क्या है, नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आरएम को पहले से सिंपली एक तरीके से प्री डिफाइंड है कि हाँ अच्छा, आरएम की वैल्यू जो भी हम चाहेंगे उसके हिसाब से उसके कोफिशिएंट को चेंज करके वैल्यू कम और ज्यादा कर सकते हैं, क्लियर। आरएम समझ में आया कि नहीं आया, अभी अभी थोड़ा बहुत समझ में आया आप लोगों को कि आरएम जो यूनिट है पिक्सल के जगह पे, अभी तक हम लोग पिक्सल में यूज करते आ रहे थे, 40 पिक्सल, 30 पिक्सल, पिक्सल यूनिट का यूज कर रहे थे, नहीं। अभी हमने क्या बोल दिया आपको, पिक्सल यूनिट ना यूज करिए, आप क्या करिए, आरएम यूनिट का यूज करिएगा, जहां भी आपको लेंथ डिफाइंड करने हो, ठीक है, बेसिकली। तो जैसे लेंथ, सिंपल फॉन्ट की लेंथ हम डिफाइन करते हैं, साइज बेसिकली, या पैडिंग हम डिसाइड करते हैं, तो हमें लेंथ की जरूरत पड़े, है ना, यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि किसी भी मेजरमेंट को हम किसी न किसी यूनिट में ही यूज करते हैं, नहीं मेजर करते हैं, क्लियर। तो अभी आरएम हमने देख लिया, बाकी टेक्स्ट अलाइन सेंटर आपको पता ही है कि टेक्स्ट जो भी हमने यूज किया इस हेडर के अंदर, जो ये टेक्स्ट है सारे फुल स्टैक जो लिखा हुआ है, इसको अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या होता है, जस्ट लाइक कि जो उसका एक्चुअल पोजीशन है, उस पोजीशन को आप लेफ्ट राइट और सेंटर कर सकते हैं, नहीं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो लेफ्ट साइड में होता है, नहीं, जो भी एलिमेंट आप क्रिएट करते हैं तो वो क्या होता है, लेफ्ट अलाइन होता है। आपके जो लैपटॉप होगा या फिर मोबाइल होगा उसके लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट होता है वो, नहीं। बट हम उसके ना अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं थ्रू अलाइनमेंट प्रॉपर्टी, कि अगर उसको हमें सेंटर करना है तो सेंटर में हो जाएगा, नहीं, या फिर राइट करना है तो राइट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ना अभी इस वीडियो को डिस्कस करने के बाद, इस रिकॉर्डिंग तो हो ही रही, दोबारा इसको जरूर देखिएगा आप लोग, ताकि ना इसका ना सारे प्रॉपर्टी, क्योंकि याद तो होती नहीं, बट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसीलिए इतना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो दोबारा ना आप
इस प्रॉपर्टी को जब आप वीडियो देखें तो नोट्स बना पाए, और ताकि आपको स्पेसिफिक पता हो कि हमें कौन सा प्रॉपर्टी किस सिनेरियो में ना यूज करना है। ठीक है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। प्रॉपर्टी तो पता होता है बट हमें ना सिनेरियो नहीं पता होता कि अच्छा हमें यहाँ पे एग्जैक्टली कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद तो हमारा ये हेडर एलिमेंट को हमने सेलेक्ट किया और उसको स्टाइल कर दिया। देन उसके बाद हमें क्या करना था, जो उस दूसरा सेक्शन एलिमेंट है इसको हमें सेलेक्ट करना था। ठीक है, तो सेक्शन एलिमेंट को बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट करने के लिए कौन सा सेलेक्टर यूज किया गया है, कोई बताएगा? ये कोड तो दिख रहा है ना आप लोगों को? हेलो, यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मतलब ऐसा तो नहीं ना कोड अच्छे से दिख नहीं रहा है? कोड आपको दिख रहा है, क्योंकि देखना जरूरी है, आपको दिखे ताकि ना पता चले कि बेसिकली कैसे ना सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे इस सेक्शन को हमें सेलेक्ट, पूरे सेक्शन को डिजाइन करना था, बेसिकली स्टाइल करना था, तो हमें इस सेक्शन को सेलेक्ट करना था। हमारे पास क्या एक ऑप्शन था कि इस सेक्शन टैग को हम थ्रू इसको सेलेक्ट कर लें, बट क्योंकि मल्टीपल सेक्शन हमने यूज किया है अपने इस पेज पे, जस्ट लाइक एक सेक्शन ऊपर हो गया, दूसरा सेक्शन यहाँ पे भी है, तो अगर हम सेक्शन की नेम टैग नेम से अगर सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, ये सारे सेक्शन सेलेक्ट हो जाएंगे। नहीं, इसलिए हमने क्या किया है, हर एक सेक्शन को एक क्लास नेम दिया है ताकि ना उस क्लास नेम के थ्रू हम उसको सेलेक्ट कर सकें। नहीं, हमें पता ही क्लास सेलेक्टर को कैसे सेलेक्ट करते हैं, जब भी उस क्लास की जो वैल्यू होती है उसके पहले हम क्या लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं। नहीं, सिंपली, तो यहाँ पे हमने क्लास को वैल्यू दिया था हीरो, हीरो से पहले हमने डॉट लगा दिया, और देन उसके बाद हमने क्या किया, इसको हमें बेसिकली स्टाइल करना था। स्टाइल करना था तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, डिस्प्ले क्या हमने यूज किया है, आकांक्षा जी? क्यों, क्यों आकांक्षा जी? ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमने जो यूज किया है, फ्लैक्स किया है? नहीं है आकांक्षा जी? कौन है, करण जी हैं? क्यों करण जी? ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो हमने फ्लैक्स यूज किया है, यस सर। ये बेसिकली इस सेक्शन के लिए हमने यूज किया है। तो इस सेक्शन में जब हमने फ्लैक्स किया तो एक कोड देख के आपको क्या लग रहा है, क्या होगा, कैसा अलाइन होगा, सारे एलिमेंट, कौन कौन सा एलिमेंट इस फ्लैक्स प्रॉपर्टी की वजह से बेसिकली चेंज होंगे? ठीक है, किस पे अप्लाई होगा ये डिस्प्ले फ्लैक्स, कौन कौन से चाइल्ड पे? सर पूरी सेक्शन पे ही सर होगा। किस पे? सर सेक्शन में जो क्लास आपने दी है, सेक्शन में पूरे में होगा वो, क्योंकि सर सेक्शन के अंदर डिव है, एच टू है, और वो है पैरा, वो पी पी टैग। सेक्शन के अंदर ओके, ये अच्छा, मैंने वेटिंग लगा दिया है ना इसलिए लोग, अच्छा आकांक्षा जी थी नहीं। ठीक है, तो किस कौन कौन इस सेक्शन में कितने एलिमेंट हैं? सर डिव है, एच टू, पी टैग है। ड्यू है, देन उसके बाद ड्यू के अंदर एच टू ओ पी है, नहीं यस सर। पैराग्राफ, देन उसके बाद हमारा ये आई फ्रेम है, नहीं एलिमेंट है आई फ्रेम। बेसिकली जब भी कोई यूट्यूब की वीडियो आपको इम्बेड करना है, बेसिकली दूसरे किसी भी मीडिया को आपको इम्बेड करना है तो आपको आई फ्रेम एलिमेंट का यूज करना होता है। तो अभी ना हमने प्रैक्टिस नहीं करवाया था, बट कोई ऐसा नहीं है, बड़ा इजी है। आप जाएंगे यूट्यूब से कोई भी वीडियो अगर आप इम्बेड करना चाहते हैं तो आई फ्रेम का यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हमने जो वीडियो यूज किया वो यूट्यूब का ही किया है, तो एक बार ना प्रैक्टिस भी करवा देंगे। बट जब भी हमें यूट्यूब से कोई वीडियो अपलोड करनी है अपने वेबसाइट पे तो उसको हमें इम्बेड करना होता है, तो आई फ्रेम में हम करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इस सेक्शन में जो डायरेक्ट चाइल्ड कौन कौन से हैं, एक तो ये ड्यू है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, हेडिंग एच टू पैराग्राफ है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये आई फ्रेम है। नहीं, यही तो है, दो ही एलिमेंट है जो डायरेक्ट एलिमेंट है, डायरेक्ट चाइल्ड है किसके, इस सेक्शन एलिमेंट में जो हीरो सेलेक्टेड है उसका, इस सेक्शन के डायरेक्ट चाइल्ड तो ही है।
तो हमने जब डिस्प्ले फ्लैग्स दिया तो किस पे अप्लाई होता है डिस्प्ले फ्लैग्स? क्यों? फ्लैक्स कंटेनर। डायरेक्ट चाइल्ड पे बेसिकली नहीं, डिस्प्ले फ्लैग्स तो प्रॉपर्टी हमने कंटेनर को दिया, बट जो सारे आइटम फ्लैग्स होंगे बेसिकली जिसपे फ्लेक्सिबल जो सारे आइटम होंगे, कौन सा आइटम फ्लेक्सिबल होंगी? जो इस कंटेनर के डायरेक्ट चाइल्ड है। डायरेक्ट चाइल्ड क्या है? ड्यू है प्लस आई फ्रेम है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, बाय डिफॉल्ट फ्लैक्स डायरेक्शन क्या होता है? रो होता है, बट हमने यहाँ पे क्या दिया है? कॉलम दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले ना हम मोबाइल के लिए ही ना डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट। ठीक है, तो मोबाइल में सिंपली हमारा कॉलम होगा, क्योंकि हम वहाँ पे मल्टीपल कॉलम तो यूज कर, क्योंकि डिवाइस की विड्थ कम है। तो हमने क्या कर दिया है कि फ्लैक्स डायरेक्शन क्या किया है? हमने कॉलम किया हुआ है। कॉलम समझ में आ रहा है क्यों किया है? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये एलिमेंट वर्टिकली दिखे, ना कि हॉरिजॉन्टली फ्लैक्स हो। ठीक है, तो फ्लैक्स कॉलम है। एलाइन आइटम सेंटर आपको पता ही है कि एलाइन आइटम यहाँ पे कैसे काम करेगा, किस साइड में काम करेगा, क्यों, किस डायरेक्शन में काम करेगा एलाइन आइटम? क्यों प्रीति जी? सॉरी, प्रीति जी को अभी चलो आकांक्षा जी बताओ। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। अभी मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स दिया, ठीक है। फ्लैग्स की वजह से जो भी इस सेक्शन, बेसिकली ये जो हीरो सेक्शन है, इसके अंदर जो भी डायरेक्ट चाइल्ड है, मतलब जस्ट लाइक जिनका लेवल सिर्फ एक लेवल नीचे है, ठीक है, उन पे फ्लैक्स बॉक्स फ्लैक्स प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी नहीं, बेसिकली वो सारे आइटम बेसिकली फ्लेक्सिबल होंगे। तो हमने फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम दिया है, तो कॉलम बेसिकली वर्टिकली होगा, तो मेन एक्सिस तो हमारा वाई डायरेक्शन में हो जाएगा। तो एलाइन आइटम किस डायरेक्शन में काम करेगा? सर फिर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, वो हॉरिजॉन्टल में काम हॉरिजॉन्टल करेगा। हो जाएगा। मतलब क्या कि एलाइन आइटम अब हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, तो जब सेंटर वो करेंगे क्रॉस एक्सिस है। क्रॉस एक्सिस ओ पे नहीं, सॉरी। तो उसकी यस सर। जो भी ये पोजीशन चेंज होगा वो किसके डायरेक्शन में होगा? हॉरिजॉन्टली होगा। तो हमने जो सेंटर किया है, तो अगर मान लीजिए हमने जो हमारा कॉलम है उसका अगर विड्थ 100 पिक्सल है, ठीक है, तो जो आइटम होंगे वो सेंटर हो जाएंगे, 100 पिक्सल के सेंटर में होंगे नहीं। तो अभी देखते हैं। देन पैडिंग, हमने 2 REM देखा है, जैसे मैंने बताया था REM की को कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अलग अलग नंबर से। बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे, हमने जो सेसेस वेरिएबल डिफाइन कर रखे थे रूट में, उसी नेम को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हीरो सेक्शन हम किसको बोल रहे हैं? ये हमारा जो जस्ट इस हेडर के नीचे है, उसको हम हीरो सेक्शन बोल रहे हैं। वेबसाइट हमारा हीरो सेक्शन में क्या है? कितने सारे एलिमेंट? ये वाला सेक्शन हमारा हीरो सेक्शन है। ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन यहाँ से यहाँ तक जो भी आपको सेक्शन दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या है? हीरो सेक्शन है। इसी को हमने स्टाइल किया है, अभी जो हमने कोड वहां पे लिखा था इस हीरो सेक्शन को के लिए ही लिखा था। हमने क्या किया है कि बाय डिफॉल्ट हमने जब इसको सेलेक्ट किया था तो फ्लक्स डायरेक्शन क्या हमने किया है? कॉलम किया है। बट यहाँ तो फ्लक्स डायरेक्शन रो है नहीं, क्योंकि ये जो ड्यू है, ड्यू के अंदर हेडिंग पैराग्राफ लिखा था, ये लेफ्ट में है और ये प्लस राइट में है। तो ये तो फ्लक्स डायरेक्शन राइट, मतलब क्या हो रहा है दिख रहा है आपको? फ्लक्स डायरेक्शन रो दिख रहा है, तभी तो ये दो आइटम एक दूसरे के नहीं हॉरिजॉन्टली अलाइन हुए हैं। बट हमने तो वहां पे कॉलम दिया था, क्यों? ऐसा ही तो है इस सेक्शन में। तो हमने देखिए क्या किया है, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम दिया था, इसको तो वर्टिकली होना चाहिए था नहीं। तो बट देखिए ये इसलिए मैंने बोला था कि हमने क्या किया है, ये जो डिजाइन किया है किसके लिए किया है? मोबाइल के लिए किया है। कि जब हमारी वेबसाइट ना छोटी डिवाइस में रेंडर होगी नहीं, कम विड्थ के डिवाइस में रेंडर होगी, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? आइटम क्या होगा?
वर्टिकल हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जैसे मैं अपने विंडो का साइज ना छोटा करूंगा तो अब देखिए क्या होगा। ये देखिए आइटम क्या होगा अभी। देखिए ये आपको दिख रहा है आपको कि हमारा एम्बेडेड वीडियो जो है वो क्या है, ऊपर है, प्लस उसके नीचे क्या है हमारा आइटम, मतलब जो भी हमारा ड्यू सेक्शन है वो है नहीं, वर्टिकली हो गया। साइज जैसे ही नहीं, हमारे डिवाइस की साइज छोटी हुई, बट जैसे ही डिवाइस क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, ये क्या हो जा रहा है, हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? थ्रू मीडिया क्वेरी, कि हमने बाय डिफॉल्ट तो इसको कॉलम दिया है, बट देखिए अभी हमने जहाँ पे मीडिया क्वेरी नीचे यूज किया है, यहाँ पे किया है कि हमने क्या किया है, देखिए मीडिया क्वेरी में उसी हीरो सेक्शन को ना फिर से सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फ्लैक्स डायरेक्शन चेंज कर दिया है रो, नहीं, कि जैसे ही मिनिमम विड्थ 768 पिक्सल या इससे ऊपर जाए, वैसे ही हमारा फ्लैक्स डायरेक्शन क्या हो जाए, रो हो जाए, नहीं। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो भी वर्टिकली हमारे आइटम अलाइन हो रहे थे वो क्या हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टली हो जाएंगे। तो अभी आपको समझ में आ रहा है मीडिया क्वेरी का यूज कैसे करते हैं, कि हमें सारी प्रॉपर्टी फिर से कॉपी और पेस्ट नहीं करना है, बल्कि हमें जिस प्रॉपर्टी में चेंजेस लेके आना है उस प्रॉपर्टी को, उस सेलेक्टर को सेलेक्ट करके हम मीडिया क्वेरी में दोबारा कोई नई वैल्यू हम दे देते हैं, नहीं। जैसे कि हमें फ्लक्स डायरेक्शन चेंज करना था, कि जैसे ही हमारी विड्थ बढ़े हमारे डिवाइस की, वहां पे हमारा फ्लक्स डायरेक्शन जो भी कॉलम था बाई डिफॉल्ट, मतलब बेसिकली हमने जो दिया हुआ था मोबाइल के लिए, वो क्या हो जाए, रो हो जाए, नहीं। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप कि हमें ना जो आई फ्रेम है, हीरो सेलेक्टर के अंदर ही हमने आई फ्रेम बनाया था, तो ये बेसिकली चाइल्ड सेलेक्टर को सेलेक्ट करने का तरीका है, सिंपली चाइल्ड बोल लो या हम सिंपली चाइल्ड डिसेंडेंट एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। डिसेंडेंट, डायरेक्ट चाइल्ड नहीं, बट डिसेंडेंट को सेलेक्ट करने का एक सेलेक्टर है ये, जहाँ पे हम पेरेंट सेलेक्टर, देन उसके बाद जो भी उसका डिसेंडेंट है उसको बाई किसी भी सेलेक्टर के थ्रू सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, देखिए ऑर्डर प्रॉपर्टी का यूज कर दिया है, नहीं। ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या किया है हमने, 1 कर दिया है। तो 1 की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा आई फ्रेम है वो राइट शिफ्ट हो जाए। जो हमने ऑर्डर प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा था ना, कि जिसकी वैल्यू जितना ज्यादा होगी वो उतना राइट में शिफ्ट होगा, यस सर। नहीं। काफी इसीलिए क्योंकि ना इतनी सारे प्रॉपर्टी थी, तो इसको ना पहले से ही हमें मेंशन करके आना था, क्योंकि ना फिर सारे प्रॉपर्टी ना कवर नहीं कर पाते। इसीलिए, क्योंकि हम लोगों ने इंडिविजुअली तो पढ़ लिया है, बट कैसे ना उससे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो अप्लाई कैसे करना है उसको जानना जरूरी था, ठीक है। तो अभी क्या होगा, समझ में आया कि हीरो सेक्शन को हमने सेलेक्ट किया, जिसको भी करना था हमने उसको सेलेक्ट, पहले हीरो सेक्शन को सेलेक्ट किया, देन हमें क्योंकि वीडियो की भी एक लेंथ होती है, बेसिकली वीडियो को भी हमें ऑप्टिमाइज करना होता है, तो उसकी विड्थ और हाइट क्या होगी वो हमें डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने किया है मैक्स विड्थ का यूज किया है, आप चाहें तो मैक्स विड्थ की जगह पे विड्थ और प्लस हाइट को ऑटो कर सकते हैं। तो हाइट ऑटो करने पे क्या होगा, तो विड्थ के हिसाब से हमारा ब्राउजर अपने आप उसकी ना हाइट डिफाइन कर लेगा। बट मैक्स विड्थ का फायदा ये होता है कि मैक्स विड्थ बेसिकली काम कैसे करेगा, कि मैक्स विड्थ जो होगा ना वो ऐसे अप्लाई होता है कि जब भी किसी एलिमेंट को ना मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी देते हैं, तो उस एलिमेंट की जो बाय डिफॉल्ट, जैसे कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक विड्थ सेट कर रखा है 560, नहीं, इस आई फ्रेम की विड्थ हमने डिफाइन किया है ना 560, तो 100% क्या, मैक्स विड्थ 100% मतलब क्या है कि ये इससे ऊपर नहीं जाएगा, नहीं, 560 के ऊपर नहीं होगा। अगर आपकी डिवाइस की विड्थ ज्यादा भी होगी ना तो भी ये मैक्सिमम कहाँ तक होगा, 560 के बराबर ही होगा। तो अगर आप विड्थ ना कि मैक्स विड्थ का यूज करेंगे, विड्थ करेंगे, तो बेसिकली आपका कंटेनर की साइज जो भी होगी, आपके वीडियो की साइज उतनी ही बड़ी होगी, नहीं। बट अगर मैक्स विड्थ का यूज कर रहे हैं तो जो उसकी एक्चुअल विड्थ होगी उसके बराबर ही होगी। मिनिमम पे 100% होगा, बट मैक्सिमम पे सिर्फ मैक्सिमम कितना होगा, जो उसकी एक्चुअल विड्थ होगी।
तो मैक्स विड्थ की जगह पे ना, अगर आप चाहें कि अगर आप वीडियो कर रहे हैं बट सिंपली वीडियो की साइज अगर बढ़ेगी तो उसकी क्वालिटी घट जाएगी, नहीं, पिक्सल कम होंगे। तो अगर इसके जगह पे अगर आप चाहें तो ये जो है, इसके जगह पे मैक्स विड्थ की जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं क्या, विड्थ। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपने क्या किया, 100%। आप दोनों देखिएगा, एक बार मैक्स विड्थ तो है ही ब्राउजर में, अपने एक बार इसको दोबारा जाकर आपको देखना ही वीडियो, फिर प्रैक्टिकल भी साथ ही में करिएगा। तो विड्थ दीजिएगा 100% और हाइट को क्या कर दीजिएगा, ऑटो कर दीजिएगा। ठीक है, जो हाइट प्रॉपर्टी है उसको क्या करेंगे, ऑटो कर दीजिएगा। फिर देखिएगा क्या चेंजेस हुए हैं। क्लियर। बाकी मार्जिन टॉप आपको समझ में आ रहा है, मार्जिन क्या होगा कि इस वीडियो की टॉप में हम क्या करना चाह रहे हैं, इस वीडियो और प्लस ये ऊपर का जो ड्यू सेक्शन है इसके बीच में हम स्पेस थोड़ा क्रिएट करना चाह रहे हैं। उसके लिए हमने क्या किया है, स्पेसिफिक एक साइड में हमने मार्जिन दिया है। अदरवाइज अगर टॉप नहीं लगाते तो ये मार्जिन सारे नहीं साइड पे अप्लाई हो जाता है, बट अभी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि सिर्फ टॉप में अप्लाई हो, टॉप में अप्लाई होगा, नहीं। और ऑर्डर हमने क्या कर दिया है, -1 कर दिया है। -1 करने से क्या हो रहा है कि ये जीरो, क्योंकि बाई डिफॉल्ट क्या होता है ऑर्डर की वैल्यू, फ्लैक्स बॉक्स में जब हम ऑर्डर को यूज कर रहे होते हैं तो बाई डिफॉल्ट 0 होता है, नहीं, क्यों, ऐसा ही होता है, बाई डिफॉल्ट 0 होता है। Yes, sir. बट अगर उसकी वैल्यू हम 0 से बढ़ाते हैं तो वो राइट में या बॉटम में शिफ्ट होगा। अगर 0 से घटाएंगे तो क्या होगा, वो या तो टॉप में शिफ्ट होगा या तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, देखिए हमारा आई फ्रेम क्या है, ड्यू के नीचे है, बट मोबाइल में भी हमारा वीडियो क्या दिख रही थी, ऊपर दिख रही है। क्यों दिख रही है, क्योंकि इस ऑर्डर को हमने क्या कर दिया है, -1 कर दिया है, नहीं। क्या अभी देखिए जैसा कि, तो ऑर्डर प्रॉपर्टी देख रहे हैं काम कैसे कर रहे हैं, कि अगर हमारे हमारे भी पेज है जो ये है, अभी देखिए हमारी वीडियो क्या दिख रही है, इस हेडिंग के ऊपर दिख रही है ना, क्यों दिख रही है, क्योंकि ऑर्डर प्रॉपर्टी हमने चाहिए। बट कोड में तो हमारा आई फ्रेम नीचे है, इस ड्यू के नीचे है, नहीं। ये जो हमारा H1 है, H2 है, ये इसके नीचे हमारा क्या है, ये आई फ्रेम हमने यूज किया है। तो अगर इसके जगह पे अगर हम क्या कर दें, 1 कर दें तो क्या होगा, वीडियो हमारी क्या दिखेगी, नीचे दिखेगी। सिंपली अगर देखेंगे तो आप देखिएगा ना, हमारा ये हेडिंग पैराग्राफ ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। तो आप क्या कर रहे हैं कि ऑर्डर प्रॉपर्टी का यूज करके आइटम की ना पोजीशन को आप चेंज कर पा रहे हैं, नहीं। तो स्टाइलिंग में इसका हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो क्योंकि हम एलिमेंट क्रिएट करते वक्त हम पहले से डिफाइन तो कर नहीं सकते कि कौन सा मतलब मोस्टली हम ट्राई करते हैं कि हम ना HTML कोड जब कर रहे हैं तभी एलिमेंट को उसी नहीं स्टेप में हम लिखें कि ताकि बेसिकली हमारा जो पेज रेंडर हो तो उसी क्रम में रेंडर हो, नहीं। बट फिर भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, थ्रू ऑर्डर प्रॉपर्टी। क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने जब मीडिया क्वेरी लगाई होगी तब भी तो ऑर्डर चेंज होगा। क्या हुआ, मीडिया क्वेरी जब लगाएंगे ना तब भी तो ऑर्डर चेंज होगा। हाँ, तो फिर ये जो ऑर्डर हमने यहाँ पे चेंज कर रखा है, क्योंकि हमें क्या करना था कि हमने या तो एलिमेंट को हम पहले से यहाँ पे ना ऊपर कर देते आई फ्रेम को और प्लस उसको नीचे कर देते, तो हमें ऑर्डर प्रॉपर्टी की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती, नहीं। बट अब दोबारा यहाँ से जाकर ये इसका ऑर्डर चेंज करने से अच्छा हमने एक ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज कर लिया, नहीं। तो बस वो है। तो आप ऐसे नहीं कि मीडिया क्वेरी में जो आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, हम वैल्यू तो चेंज कर ही रहे हैं ना। यहाँ पे ऑर्डर -1 वैल्यू दिया है हमने, वहां पे 1 दे दिया है, नहीं, सही है। क्योंकि हमें वहां पे उसको क्या करना था, राइट में करना था, तो हमें 0 से ज्यादा देनी थी उसको वैल्यू। यहाँ पे हमें उसको टॉप पे करना था, तो हमने ऑर्डर प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, -1 कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद हमें क्या करना था, इस वाले सेक्शन को जो कि टॉपिक्स हैं इसको सेलेक्ट करना था। इसको हमें एक ग्रिड का फॉर्मेट देना था, क्योंकि इसको ना सारे जो बॉक्स, ये सारे कार्ड है ना, बेसिकली कार्ड है। तो कार्ड की एक विड्थ और हाइट होती है। हम चाहते हैं कि एक रो में मतलब जो भी नंबर ऑफ कार्ड आ रहे हैं, ठीक है, स्पेस के हिसाब से उसकी जो साइज होगी उसके हिसाब से वो क्या हो, रेंडर हो, नहीं।
जैसे कि हमने ये सारे कितने कार्ड बना रखा है, ड्यू है, ड्यू को हमने एक कार्ड के रूप दिया है, तो इसकी विड्थ और हाइट हमने डिसाइड कर दिया है, जिसको जैसे ये कार्ड की तरह बिहेव कर रहा है, नहीं, ड्यू 1 ड्यू 2 ये सारे हैं। तो इसके लिए इसका जो पेरेंट है जिसको हमने टॉपिक बोल रखा है, ठीक है, टॉपिक को हमने सेलेक्ट किया, इसको हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या दिया है, ग्रिड। नहीं, ग्रिड क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आइटम है ये एक ही डायरेक्शन में नहीं नहीं आने वाले हैं, बल्कि इसके लिए हमें क्या चाहिए, रो और कॉलम दोनों डायरेक्शन में ये एक्सपेंड करने वाले, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट है, ठीक है। तो ये किसी एक 1D में शिफ्ट मतलब बेसिकली स्टाइल नहीं हो सकते, नहीं, तो इसलिए हमने क्या किया है, ग्रिड का यूज किया। चाहते तो फ्लैक्स का भी यूज कर सकते हैं, बट ग्रिड हमें बाय डिफॉल्ट एक स्टाइलिंग दे देता है 2D में, नहीं, क्लियर। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि ये वाला सेक्शन है ग्रिड, अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं, नहीं, जहाँ पे ये सारा कंटेंट आपको दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, ये वाला कंटेंट वाला सेक्शन है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने जो उस कंटेनर के अंदर जिसको हमने प्रॉपर्टी ग्रिड दिया, ये 6 चाइल्ड है जिसको ड्यू में हमें करना था। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना था कि 3 कॉलम और 2 रो क्रिएट करने थे। तो अब हमें बेसिकली 2D लेआउट क्रिएट करना था। 2D लेआउट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक रो तो इसका ये हॉरिजॉन्टली हो रहा है, नहीं, ये हॉरिजॉन्टली हो गया, बट ये वर्टिकली भी तो एक्सपेंड कर रहा है, नहीं, 2 रो हो रहा है। अगर एक ही रो क्रिएट करनी होती तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लैक्स से भी काम हमारा हो जाता, नहीं, 2D भी हम क्रिएट कर लेते हैं, बट उसके लिए हमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है फ्लैक्स के थ्रू। इसलिए हमने ग्रिड पढ़ रखा है कि ग्रिड्स के थ्रू बड़ा इजीली हम 2D लेआउट, अगर 3D बनाना होता है 3 भी रो हो जाता है। अगर मल्टी रो बेसिकली ये आइटम बढ़ते जाएंगे तो रो मल्टीपल ये नहीं, कॉलम डायरेक्शन में भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो 2D हमें लेआउट क्रिएट करने थे, तो हमने क्या किया है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या दिया है, इसको फ्लैक्स दिया है, सॉरी ग्रिड दिया है, दिख रहा है आपको टॉपिक को। देन उसके बाद ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, जो कि हमने पढ़ रखा है कि जो भी कॉलम हमने डिसाइड किया है, नहीं, कॉलम अब हमें पहले से तो पता था नहीं कि कितने कॉलम होंगे, ठीक है। या तो अगर हमें पहले से ना एक फिक्स कॉलम का लेआउट क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम वैल्यू भी या तो हम पिक्सल में दे सकते हैं या आरईएम में दे सकते हैं, किसी में एक फिक्स वैल्यू में हम दे सकते हैं, नहीं, बट हमें नहीं पता था कि हमें एक कॉलम में बेसिकली एक रो में कितने कॉलम क्रिएट करने हैं, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे दिख क्या रहा है आपको, 3 कॉलम दिख रहे हैं, नहीं, एक रो में 1 2 3। तो अब इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमने वैल्यू क्या दिया है, देखिए, रिपीट, ऑटो फिट ना। तो अभी यहाँ पे ना इसको समझिएगा, क्योंकि इसके जगह पे ना 2 प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, जब हमें कॉलम क्रिएट करने होते हैं उसके लिए हम ये प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, किसके अंदर करते हैं, ग्रिड के अंदर करते हैं, ठीक है। और किस पे अप्लाई होता है, ये कंटेनर पे, ग्रिड कंटेनर पे अप्लाई होगा ये। तो जैसे हमने रिपीट कीवर्ड का यूज किया है, बेसिकली ये कीवर्ड है, तो बेसिकली ये फंक्शन है जो कि आपको ना यहाँ पे मिल रहा है, रिपीट, ठीक है, हाँ सॉरी, जो ये रिपीट है, ये फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके आगे हमने क्या लगा रखा है, पैरेंथेसिस लगा रखा है, नहीं, अब पढ़ेंगे, बेसिकली फंक्शन बोलो या मेथड बोल दें, मेथड बोलना सही रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी फंक्शन होता है वो मेथड ही होता है। जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा, बट अभी क्या है, ये रिपीट फंक्शन है, बेसिकली मेथड है, जो कि आपको CSS में मिल रहा है। इस पे हम क्या कर सकते हैं कि जो हम वैल्यू दे रहे हैं ना कॉलम की, उसको हम बेसिकली रिलेटिव बना सकते हैं कि जितना स्पेस हो उसके हिसाब से हमें नंबर ऑफ कॉलम क्रिएट हो जाए थ्रू किसके, ऑटोफिट। ऑटोफिट ये जो कीवर्ड आपको दिख रहा है आपको, ये ऑटोफिट क्या है कि हम बता रहे हैं बेसिकली हमारा जो भी कॉलम की विड्थ हो बेसिकली वो ऑटो फिट हो जाए किसके बेस पे, जितने उसके अंदर हमें ये चाइल्ड जितने हमें रेंडर करने हैं, और इस चाइल्ड की विड्थ भी हमने क्या यहाँ यूज कर लिया, मीन और मैक्स। मीन और मैक्स भी एक फंक्शन है, ठीक है। जैसा कि इसके आगे भी आपको क्या दिख रहा है, ब्रैकेट दिख रहा है, नहीं, तो मीन
मैक्स बेसिकली क्या है, एक फंक्शन है बेसिकली, और ये क्या करता है, दो आर्गुमेंट लेता है। दो आर्गुमेंट क्या है, कि ये दो वैल्यू जो दिख रहा है आपको, ये दो आर्गुमेंट है। तो पहली वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है, और दूसरा क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर मान लीजिए अब यहाँ पे हमने क्या किया, 10 पिक्सल, किसी भी यूनिट में दे सकते हैं, 10 पिक्सल और या फिर 100 पिक्सल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम कितना होगा, 10 पिक्सल होगा, मैक्सिमम कितना होगा, 100 पिक्सल होगा। नहीं, इसकी लेंथ मिन मैक्स ये जो फंक्शन है, इसके हिसाब से इसकी साइज या तो मिनिमम कितनी होगी, 10 पिक्सल, क्योंकि हमने पहला आर्गुमेंट 10 पिक्सल दिया है, दूसरा आर्गुमेंट यहाँ पे मान लो 100 दिया है, तो 100 पिक्सल। उसी तरीके से यहाँ पे हमने वैल्यू डिफाइन किया है, मिन मैक्स को पहला वैल्यू क्या दिया, 250 पिक्सल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जो ग्रिड का जो कॉलम बनेंगे, उस कॉलम के जो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, विड्थ 250 पिक्सल, और मैक्सिमम क्या होगी, 1 FR। FR क्या है, फ्रैक्शन, एक यूनिट है। नहीं, FR अभी हमने बताया था, डिस्कस किया था। इसके लिए एक फ्रैक्शन वैल्यू है कि जितने भी स्पेस नहीं रिमेनिंग रहते हैं उसको ना, ये बेसिकली उस एक फ्रैक्शन, बेसिकली जो भी फ्रैक्शन की वैल्यू होगी उसके रिलेटिव में ये उसको कैप्चर कर, जैसे भी इसके भी कोफिशिएंट है, 1 फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन, 3 फ्रैक्शन, जो भी, ये किसके रिलेटिव में काम करता है, जो दूसरा वैल्यू हमने दिया है उसके रेफरेंस में। अगर फ्रैक्शन, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने फ्रैक्शन में दिया होता है, यहाँ पे भी दिया होता है, नहीं, प्लस इसका कोफिशिएंट हम चेंज कर देते हैं, 2 फ्रैक्शन कर, तो इसी रेशियो में ये एक्सपेंड तो करता है, फ्रैक्शन एक्सपेंड करता है, बट दूसरा जो फ्रैक्शन होता है कंपेयर टू पहले फ्रैक्शन ज्यादा उन्हें तेजी से कवर करता है। नहीं, तो इसका स्पेस होता है। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या करेगी, जस्ट लाइक कि मान लीजिए ये हमारा एक विड्थ है, ठीक है, और हमने क्या किया कि अगर पहले को हमने डिफाइन कर दिया 250 पिक्सल, नहीं, पहले आइटम को, तो दूसरे आइटम के लिए जो भी स्पेस बचे, भले ये कितना हो, 300 पिक्सल है मान लो, सपोज दैट, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 पिक्सल की तरह हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, कि जो भी स्पेस बचे उसको सब कवर कर लो, नहीं, एक्सपेंड कर लो। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया कि मिनिमम क्या बोल रहे हैं हम, कि मिनिमम वैल्यू 250 पिक्सल हो, मैक्सिमम क्या, 1 फ्रैक्शन हो। तो फ्रैक्शन हमेशा क्या करेगा कि बेसिकली ये एक्सपेंड करेगा, जितना भी स्पेस होगा उस सारे स्पेस में ना वो एक्सपेंड कर जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन रिलेटिव होगा, जो भी स्पेस होगा सब कवर कर लेगा। तो अभी इसको थोड़ा सा आप देखिए कोड में ना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो जैसे ये कार्ड है, इस कार्ड को हमने क्या बोला है, ये कार्ड की जो वैल्यू है कितना होना चाहिए, कि मिनिमम, मान लो सपोज दैट क्या है, ठीक है, ये हमारी पूरी हमारे लैपटॉप की जो विड्थ है, मान लेते हैं ये है, पूरा है ये, यहाँ से यहाँ तक जो व्यू पोर्ट है आपको दिख रहा है, इसकी साइज मान लेते हैं सपोज दैट 1100 पिक्सल है। ठीक है, और 1100 पिक्सल में कितने ग्रिड आए हैं अभी हमारे पास, कितने आइटम प्लेस हुए हैं, 3 आइटम प्लेस हुए हैं। क्यों, हेलो, यस सर। तो क्या होगा, अभी यस। आपको क्या दिख रहा है कि ऑब्वियस बात है, इसकी जो विड्थ होगी अब कितनी होगी, अगर 3 आइटम प्लेस हो रहे हैं 1100 पिक्सल के प्लेस होल्डर में, तो अब सारा स्पेस भी कवर कर दिए, तो कितनी विड्थ होगी इसकी, अगर डिवाइड करें कैसे कैसे निकालेंगे, पहले ग्रिड की विड्थ क्या होगी, कैसे कैसे पता चलेगा, क्यों, अरे अप्रोक्सीमेटली सर बताओ। थ्री सर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड तो करते हैं, पर उसके बीच में मार्जिन भी तो लगा है ना। कोई नहीं, हम चलो हम एग्जैक्टली नहीं कवर कर रहे हैं, बट मैं आपको बस ऐसे ही बोल, तो अगर मान लो 3 से डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 400 के आसपास आएगा। चलो 350 मान लेते हैं। 360 के अराउंड। हाँ चलो ठीक, इसको हमने क्या अभी देखा हमने कि 360 पिक्सल इसकी विड्थ है, सेम इसकी भी है 360 पिक्सल, नहीं, ठीक है, और इसकी भी होगी 360 पिक्सल, तो टोटल कितनी हो जाएगी लगभग अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 1100। बट हमने जो अपने कोड में क्या मेंशन कर रखा है कि
इस जो ग्रिड है, ये बेसिकली ये जो ये कार्ड है बेसिकली, इस कार्ड की विड्थ क्या होनी चाहिए, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, हमने बता टू रखा है 250। तो 250 कुछ इतना ही होगा, यहाँ तक आएगा, 360 है तो नहीं। तो होना मिनिमम कहाँ तक यह श्रिंक करेगा ये कार्ड, यहाँ तक तो करेगा नहीं, क्योंकि मिनिमम यहाँ तक, मिनिमम इसका मिनिमम वैल्यू अप्लाई होगी। और मैक्सिमम क्या हो रहा है, मैक्सिमम जितना भी स्पेस है ना, अगर ये हमारे लैपटॉप की साइज और बड़ी होती तो शायद 360 की बजाय पे ये और भी बड़ा हो जाता, क्योंकि एफ आर हमने मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रखा है, एफ आर दिया है। तो एफ आर क्या कर रहा है कि मिनिमम 250 पिक्सल के अलावा जो स्पेस बच रहा है उसको सब में डिवाइड करके उतना एक्सपेंड कर दे रहा है। तो समझ में आया कि वो कैसे काम कर रहा है मिन मैक्स का। तो अभी देखिए, अगर मैं क्या करता हूँ कि अगर अपने पेज को ना श्रिंक करूंगा, तो अब क्या दिखेगा कि देखिए वो ना कार्ड की जो वैल्यू है ना, वो क्या होगी, श्रिंक तो होगी, बट कहाँ तक होगी, 250 पिक्सल तक होगी। उसके बाद क्या होगा कि हमारा कार्ड ना दूसरे रो में चला जाएगा। देखिए श्रिंक हो रहा है, साइज देखिए छोटा हो रहा है हमारे कार्ड का, नहीं, पेज के हिसाब से। तो अभी भी थ्री 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 कॉलम लेआउट है, बट जैसे ही अब इतना छोटा हो गया कि 200, अब इसकी विड्थ क्या आ गई, लगभग कार्ड की विड्थ हो गई 200 पिक्सल, 250 पिक्सल, नहीं, कुछ ऐसा ही है कि अब इस पोजीशन पे इस कार्ड की विड्थ कितनी हो गई, 250 पिक्सल। तो अब मिनिमम इससे नीचे तो हो नहीं सकता है, नहीं। तो क्या होगा कि जैसे ही आप इससे नीचे, अगर हम छोटी डिवाइस में हमारी वेबसाइट रेंडर होगी, तो हमारा जो कार्ड का लेआउट होगा बेसिकली 3 कॉलम से क्या हो जाएगा, 2 कॉलम में चेंज हो जाएगा। देखिए 2 कॉलम में हो गया, बट अब क्या हो गया, हमारे कार्ड का साइज क्या हो गया, शायद 360 से भी बड़ा हो गया, क्योंकि स्पेस हमारे पास था 1 पिक्सल। तो देखिए क्या हो रहा है, फिर उसका जो छोटा होता जाएगा, बट कहाँ तक होगा, यहाँ तक 250 पिक्सल में कार्ड आ जाए, नहीं, देन उसके बाद फिर से वन मतलब हमारा कॉलम के डायरेक्शन में एक 1 कॉलम नहीं डिजाइन बन गया, नहीं। अब इसकी भी साइज क्या हो रही है, तो देख रहे हैं अपने आप क्या हो रहा है, हमने कोई मीडिया क्वेरी नहीं यूज किया, नहीं। अदरवाइज क्या करना पड़ता, अगर हमारे पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो हमें क्या करना होता है, हमें मीडिया क्वेरी में बताना पड़ता है कि अच्छा मोबाइल में क्या करो, 1 कॉलम को रेंडर करो, फिर मोबाइल से जो बड़ी साइज है उसमें 2 कॉलम, 2 कॉलम का कार्ड रेंडर करो, फिर उससे भी बड़ी डिवाइस में 3 कॉलम का कार्ड रेंडर करो। बट हमने जो ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया, कौन सी, रिपीट प्रॉपर्टी, उससे क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली हमारा पेज क्या हो जा रहा है, रिस्पॉन्सिव क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है। तो रिपीट प्रॉपर्टी का यूज करने का फायदा आपको समझ में आ रहा है कि अगर हम ग्रिड टेम्पलेट को रिपीट, ऑटो फिट, मिन मैक्स का यूज करके फिर हम यूज करें, तो क्या होगा कि हमारा पेज विदाउट मीडिया क्वेरी भी रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। नहीं, रिस्पॉन्सिव क्यों, क्योंकि अलग अलग डिवाइस में भी हमारी वेबसाइट अच्छी दिखे, उसके लिए हमें मीडिया क्वेरी का यूज करते हैं, बट अभी इसके थ्रू ही हो जा रहा है। समझ में आया, नहीं आया, क्यों, एक बार ना जाकर दोबारा इस वीडियो को देखिएगा जरूर ना, तो आज की वीडियो ना जरूर रिवाइज करिएगा आप लोग, अदरवाइज क्योंकि ना काफी सारे मैंने बोला भी था रिवाइज करवा देंगे। तो देन उसके बाद एक प्रॉपर्टी और होती है, बट अपना कंफ्यूज मत होइए, ऑटो फीड की जगह पे ऑटो फील भी हम यूज कर सकते हैं, बट अभी आपको ना इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, आप ऑटो फीड ही हमेशा यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट ऑटो फील भी होता है, तो जब एक बार थोड़ा सा आप हैबिचुअल हो जाएंगे तो ऑटो फिल का भी यूज देख लेंगे, या फिर किसी प्रोजेक्ट में जब आगे, अभी कई सारे प्रोजेक्ट तो करने ही करने हैं तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, नहीं। गैप आपको पता ही है कि दो बेसिकली जो चाइल्ड एलिमेंट है, ये जो कार्ड है सब चाइल्ड है इस ग्रिड के, इनके बीच में अगर हमें स्पेस क्रिएट करना है तो मार्जिन से भी हम करते हैं, बट अभी हम ग्रिड का यूज कर रहे हैं, तो गैप एक प्रॉपर्टी है जो कि आपको हॉरिजॉन्टली हम लोग दोनों डायरेक्शन में आपको स्पेस क्रिएट करके दे देगा, कितना, 1 आरईएम का, नहीं। आरईएम कैसे काम कर रहा है कि जो हमारा रूट की साइज हमने वहां पे डिफाइन कर रखा है, उसी हिसाब से यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी, ठीक है।
देन उसके बाद सिंपली ये सारे कार्ड हैं, इस कार्ड को भी हम डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कार्ड को हमने ये डिजाइन किया हुआ है, अब देख लीजिए जो ये सारा कार्ड है, नहीं इस कार्ड क्योंकि ड्यू के अंदर है, तो ड्यू की भी क्योंकि ड्यू बाय डिफॉल्ट उसकी जो विड्थ और हाइट होती है, भाई जितना कंटेंट की उतनी ही होती है। तो हमें बेसिकली हाइट को बढ़ाना था, तो हमने पैडिंग का यूज कर लिया है। तो पैडिंग देने पे क्या हो रहा है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस क्रिएट हो जा रहा है। तो आप अपने हिसाब से इसकी हाइट और विड्थ भी आप दे सकते हैं, आप जितना जो भी देना चाहे दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया। देन कोई और प्रॉपर्टी, देन उसके बाद हमारा ये वाला सेक्शन है वाई ज्वाइन। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, पैडिंग और टेक्स्ट लाइन हमने डिस्कस कर ही लिया है, तो एक बार आप देखिएगा। और देन हमने टेस्टिमोनियल सेक्शन है ये, क्योंकि यहाँ पे भी हमें मल्टीपल चाइल्ड एलिमेंट है उनको करना था। हमने भी यहाँ पे ग्रिड यूज किया क्योंकि इसको भी हमें रिस्पॉन्सिव बनाना था। क्यों, कौन सा सेक्शन है ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है। तो यहाँ भी मल्टीपल एक तरीके से कॉलम हमें क्रिएट करने, क्योंकि जितने सारे बेसिकली टेस्टिमोनियल सेक्शन है, मल्टीपल टेस्टिमोनियल सेक्शन कार्ड हमें बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी हम ग्रिड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने यहाँ पे सिर्फ दो ही टेस्टिमोनियल का यूज किया था, ये पहला ये ड्यू, दूसरा ये ड्यू। बट मैक्सिमम टेस्टिमोनी हम यूज करते हैं, तो यहाँ भी हमें फ्लैक्स बॉक्स से काम नहीं चलेगा, बल्कि क्या बनाना पड़ेगा, ग्रिड प्रॉपर्टी का ही यूज करना होगा, क्योंकि हमें इसको रो और कॉलम में डिवाइड करना होगा। बाकी रिपीट हमने डिस्कस कर ही ली, तो रिपीट आपको वैसे ही काम करने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद इस चाइल्ड को भी इस ड्यू को स्टाइलिंग करने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज किए। सारी प्रॉपर्टी आपको पता ही है। देन उसके बाद हमारा क्या है, ये टैब सेक्शन है। टैब सेक्शन में बेसिकली आप ये जो देख रहे हैं टैब सेक्शन, इसमें मोस्टली क्योंकि टैब सेक्शन हम किसको बोल रहे हैं कि देखिए ये ना मैक्सिमम पेज पे आप देखेंगे कि जिस इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे का ये जो कंटेंट एरिया है वो चेंज हो जाएगा। देखिए प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए ये कंटेंट चेंज हो रहा है। मॉड्यूल पे चेंज करेंगे तो ये चेंज हो रहा है। तो ये बड़ा सिंपल होता है, बट थोड़ा सा आपको ना जेएस का यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप बना सकते हैं तो देख के एक बार कर लीजिएगा कोड, बट अभी जेएस पढ़े नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। बट क्योंकि ये टैब मुझे बस दिखाना था, क्योंकि मोस्टली जब बनाएंगे भी, देखिए जेएस इसके लिए ना बड़ा ही कम हमने लिखा है, बाकी सारा चीज तो बेसिकली हमने सीएसएस में ही किया है। नहीं, ये टैब सेक्शन के लिए टैब बटन हो गए और ये फिर ये सारा सीएसएस ही हमने अप्लाई किया है। और जावा स्क्रिप्ट तो काफी कम यूज हुआ है, देखेंगे अब तो। देख, जावास्क्रिप्ट सिंपली क्या किया है, उस टैब को हमने सेलेक्ट किया क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू। देन उसके बाद जितने पे एक्टिव क्लास लगा हुआ है उसको पहले हमने क्या किया, रिमूव किया। देन उसके बाद जिस पे भी हम टैप कर रहे हैं उस पे एक एक्टिव क्लास डायनेमिक तरीके से नहीं यूज कर ले रहे हैं। बस इतने करा, 3 लाइन का जेएस लिखे हैं और वो नीचे का कंटेंट आपका बन के तैयार हो गया। तो ऑलमोस्ट एक देख रहे हैं, एक बहुत ही कम कंटेंट का भी पेज बनाने के लिए नहीं जो कि रिस्पॉन्सिव है, उसके लिए अगर आपको कोड करना पड़ रहा है तो कितने लाइन का ना आपको सीएसएस लिखना पड़ रहा है। सिंपली इसमें भी इतने ऑप्टिमाइज तरीके से अभी भी सारा एक तरीके से ना सिनेरियो, अभी अभी तो बड़ा ही बेसिक इसमें एलिमेंट है। अभी हमने इसमें ना तो क्या स्लाइडर का यूज किए हैं हम लोग ना, और मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट अभी नहीं यूज किए। फिर भी अब देख रहे हैं एक छोटा सा पेज बनाने के लिए भी आपको कितने लाइन का कोड लिखना पड़ा, नहीं एचटीएमएल और सीएसएस का यूज करना पड़ा। तो अगर आप ये सीएसएस को अगर सही तरीके से नहीं आपने क्रिएट किया है तो आपको ना काफी ज्यादा कम्प्लेक्स होना है, क्योंकि जब आप एक पेज बनाते हैं तो काफी बड़े काफी सारा कंटेंट एक पेज पे होता है, नहीं तो आपको सही तरीके से आपको नहीं स्टाइलिंग करनी होती है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है तो सारा पेज आपको बन पा रहा है कि आप ये सारा देख रहे हैं, रिस्पॉन्सिव भी, मोबाइल में भी आपको अच्छा दिखेगी ये वेबसाइट। बाकी इसके जगह पे ना आपका होमवर्क क्या है कि इसके जगह पे आपको ना हेडर क्रिएट करना है। क्या करना है,
एक्चुअल मेन्यू क्रिएट करना है। तो इसकी जगह पे जो हेडर के अंदर हमने क्या किया है, हमने करवा रखा है एक प्रोजेक्ट जहाँ पे हमने बनाया था फ्लैक्स बॉक्स पढ़ा, तो वहाँ पे हमने बनाया था एक। तो फ्लैक्स बॉक्स का यूज करके जहाँ पे H1 यूज किया है, यहाँ पे क्या करिएगा, एक लोगो लेके आइए और प्लस एक नव के अंदर मेन्यू लेके आइए। नहीं तो इसको H1 को कैंसिल करिएगा, और इसके अंदर आपको क्या करना है, एक लोगो और उसके बाद 4 मेन्यू ऐड करिएगा नव टेक के अंदर। हो जाएगा? हेलो, यस सर, Yes. यस सर। करेंगे? तो यस कर लेंगे। तो मैं बता रहा हूँ अगले हफ्ते में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास बचा है उसके बाद में CSS कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद फिर हम लोग JS स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो CSS की ना ये सारी प्रॉपर्टी आप ना भूल जाएंगे। तो इसलिए ना आपका प्रैक्टिस, क्योंकि थ्योरी तो आपको सब समझ में आ गई नहीं, और हमने एक्सप्लेन भी करते हैं किस सिनेरियो में कौन सा करना है। बट अब ये अभी आपको बड़ा इजी लग रहा होगा, बाद में क्या होगा ना, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि आप क्या होगा कि फिर बाद में ना कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, कब कौन से प्रॉपर्टी यूज करें, आपको प्रॉपर्टी तो पता होगा बट उसको में यूज केस नहीं पता होगा। ठीक है, तो ट्राई करिए एग्जैक्टली भी, अगर सेम पेज भी बनाना चाहते हैं ना तो बनाइए, बट देख ट्राई करिएगा पहले अपने से सोच के क्रिएट करने, प्लस इसमें कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इस बटन, इस टेक्स्ट के नीचे आप क्या करिए, 2 बटन लेके आइए। नहीं, बटन को भी आप फ्लैक्स बॉक्स बॉक्स का यूज करके उसको भी अलाइनमेंट दीजिए। नहीं कि 2 बटन हो, दोनों क्या हो कि एक ही रो में आए। नहीं, ट्राई करिए, कुछ क्रिएटिविटी तो लेके आ ही सकते हैं ना, कुछ करना तो है नहीं, बस एलिमेंट ही तो ऐड करने हैं। क्यों? हो सकता है कि इसके नीचे ऐड कर लीजिए AB असाइनमेंट में, अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो इसके नीचे क्या करना है आपको कि 2 बटन क्रिएट करने हैं। ठीक है, ओके, और बस बस इतने करिए। और इसके सबसे लास्ट में ना आपको एक फूटर क्रिएट कर देना है। फूटर कर सकते हैं, फूटर के लिए फूटर एलिमेंट का यूज करिएगा, और उसमें जैसे हेडर आप बनाएंगे वैसे फूटर बना दीजिएगा नीचे। नहीं, सबसे नीचे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये बताओ आप लोग। फिर अगली क्लास में कुछ दूसरा प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग, फिर अगर ना हो पाए तो बताइए। ठीक है, ऑलमोस्ट इसके लिए ना हमने कोड तो कर दिया था। अगर ना हो पाए तो बताइएगा, तो मैं ना उस कोड को भी ना पोस्ट कर दूंगा, तो आप एक बार उसको भी रीड कर लीजिएगा। क्या है, कुछ ना, कहाँ पे बेसिकली है, मैंने ना किया था किसमें रिस्पॉन्स में। ठीक है, ये वाला जो पेज है इसमें हमने वो सारे एलिमेंट ना ऐड कर दिया था। तो देखिए ये सेम पेज है, वीडियो भी है। देन उसके बाद हमने जो बताया आपको कि नीचे एक प्राइसिंग टेबल हमने क्रिएट कर दिया था। देन कॉन्टैक्ट का फॉर्म, बेसिकली इसमें फूटर नहीं हुआ, कॉन्टेंट कॉन्टैक्ट फॉर्म, एक फॉर्म अप्लाई कर दिया था। अब ये 2 एलिमेंट ना आप भी अपने से लेके आइएगा। ये प्राइसिंग टेबल आपको बनाना ही होता है, तो प्राइसिंग टेबल देखिएगा। और प्लस यहाँ पे हमने सिर्फ ये स्टाइलिंग में हमने सिर्फ सिंपल डॉट वाला ही है। तो आप क्या कर सकते हैं, सूडो एलिमेंट का यूज करके इसके जगह पे कुछ नया एलिमेंट लेके आइए, कुछ इमोजी इमोजी लगा दीजिएगा सूडो एलिमेंट का यूज करके। नहीं, लिस्ट स्टाइल में तो करने की कोशिश किया। मैं इसको भी ना पुश कर दूंगा, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। ठीक है, तो कल इवनिंग में इसको पुश कर देंगे। आज आपको क्या करना है, जो भी हमारा है वो ऑलरेडी कोड पुश है ही, तो उस पर जाकर अगर आपको कोड ना समझ में आए तो करिएगा। बाकी आज ये वीडियो देखिएगा और प्लस साथ ही में प्रैक्टिस करिएगा। अगली क्लास है ना मंडे को ही करते हैं, कल नहीं करेंगे सैटरडे, क्योंकि ना फिर प्रैक्टिस कर लीजिए फिर करते हैं। ठीक है, कल Yes. Sir. जिसको पीछे का कुछ रिवाइज करना है वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है प्रीति जी, कल सेम टाइम पे ना क्लास ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी और को भी पीछे का रिवाइज कुछ करना हो, कुछ पूछना हो तो कल ज्वाइन करिएगा, अदरवाइज मंडे को करिएगा। मंडे को नया टॉपिक पढ़ेंगे जहाँ पे ना वो एनिमेशन वो सारी चीज़ें पढ़ के देन उसके बाद एक फुल प्रोजेक्ट करेंगे।
थोड़ा सा और देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट वीक में सीएसएस कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। बट वही है कि देखिए ना, आपके पास भी 1 वीक का टाइम है। अगर आप प्रैक्टिस करके फिर मूव करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पढ़ने का मजा तभी है जब आपके पास ना रिजल्ट दिखे। तो एटलीस्ट आप क्या करो कि आप अपने पोर्टफोलियो को ही क्रिएट कर लो। पोर्टफोलियो वेबसाइट आप तो बना ही सकते हो, अब सब कुछ तो आपके पास है, क्यों नहीं बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। बट वही एक बस यस। टाइम देने की जरूरत है आपको। तो टाइम दीजिए, आप क्रिएट करिए एक अच्छा वेबसाइट। अब जहाँ पे ना कुछ अच्छे कलर लेके आइए। तो अगले क्लास में ना थोड़ा सा लास्ट में हम फिर से हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो क्या माइंड सेट होना चाहिए एक वेबसाइट क्रिएट करते वक्त, कैसे हमें यूआई के लिए कहाँ कहाँ से रिसोर्स नहीं ले सकते हैं, कैसे कहाँ से मिलेगा, वो सारा डिस्कशन कर लेंगे लास्ट में। बट थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाइए, बनाने की कोशिश करिए तब तक। ठीक है, ओके। सर हाँ जी। सर उसमें यूट्यूब पे जो लास्ट हम लोग की क्लासेस हुई है उसकी वीडियोस मिसिंग है कुछ कुछ। हाँ, ग्रिड का ना एक वीडियो की रिकॉर्डिंग है हमारे पास, बाकी तो है नहीं। तो एक कर देंगे पोस्ट, आज अभी इसके साथ ही कर देंगे। देख लीजिएगा, बाकी वैसे पढ़े तो है ही आप लोग सारे लोग, तो दूसरों के लिए क्यों ही सोचना है। आपको तो आता ही, सब आप लोगों को आता ही है। दूसरों के लिए यूट्यूब पे वीडियो डालते नहीं, सिर्फ आप ही के लिए है, तो आप लोगों को ठीक है। बाकी जो ऐसा कुछ था नहीं सेकेंड डे में जहाँ पे हमने ना ग्रिड के ग्रिड सर का दो ही पोजीशनिंग के बाद से कोई वीडियो नहीं पड़ी है। नहीं पड़ी होगी, फिर वो प्ले लिस्ट ना चेंज हो गया होगा, मैं उसको देख लूंगा, अभी देखता हूँ। ठीक है। ठीक है है, सर वीडियो। ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए आप लोग। सीएसएस और एचटीएमएल इजी जरूर है, बट आपको ना बार बार आपको यही प्रैक्टिस करना। प्रोजेक्ट जब बनाएंगे विदाउट एचटीएमएल और सीएसएस तो बनने वाला नहीं है। तो बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, तो बस अभी कर लीजिए। आगे जाके ना अभी देखेंगे कैसे ना कुछ ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं थ्रू एआई। बट अभी आपको करने की जरूरत भी नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एआई का यूज करते हैं, चैट जीपीटी का, वहां से कोड लिखवा के ना प्रोजेक्ट बना देते हैं। फिर बाद में ना उनको जब खुद कस्टम कुछ क्रिएट करना होता है उनको कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, तो चैट जीपीटी का हेल्प जरूर लीजिए, लेना भी अच्छी बात है, बट अभी मत करिएगा आप लोग है, तो उसका मत लीजिएगा। जो भी आपको आता है उसको ना खुद से क्रिएट करने की कोशिश करिए। फिर जो प्रॉपर्टी नहीं समझ में आता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस होती है, तो उसको ना आप क्या करिएगा, नोट डाउन करिएगा, फिर उसका ना सोल्यूशन खोजने की कोशिश करिएगा। ना कि चैट जीपीटी पे जाइएगा, क्योंकि चैट जीपीटी पे आपको सोल्यूशन तो मिल जाएगा, बट दोबारा ना उससे रिलेटेड और भी जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका सोल्यूशन आपके पास नहीं होगा। तो बार बार आपको वहां पे जाने से अच्छा है कि एक बार थोड़ा सा डिटेल में पढ़ो। मेहनत थोड़ा सा ज्यादा लगेगी, बट नहीं, ये वाला सही तरीका है। ठीक है, तो चैट जीपीटी की हेल्प से ना क्रिएट करिएगा, क्योंकि एचटीएमएल ये सब स्टैटिक कोड है मोस्टली। इस आप क्रिएट कर लेते हैं नहीं कि आप सारे चैट जीपीटी आपको कोड प्रोवाइड कर दे, बट उसमें भी आपको पूछना पड़ता है, प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। बट अब देख के ना करवा सकते हैं, बट करिएगा मत आप लोग। ठीक है, खुद से करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, लास्ट में तो सब डिस्कस करने ही वाले हैं ना हम लोग। सब पढ़ेंगे ना, चैट जीपीटी के बारे में भी डिटेल में सारे है ना, आपको प्रॉम्प्ट भी देंगे हम। और देन उसके बाद गेटअप पायलट का भी यूज करेंगे, बट अभी कोई मतलब नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो सिंपली लास्ट में आपको रिग्रेट होगा। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी ना अभी मत चैट जीपीटी का यूज करिएगा, जब तक आप अभी आपके पास टाइम है सीखने के लिए, जहाँ पे ना आप टाइम लगा के ना सीख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं मंडे को। ये इस वीडियो को जरूर दोबारा देखिएगा आप लोग, क्योंकि नहीं देखेंगे तो आज की जो भी हमने डिस्कशन किया है, कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि पढ़ा तो आपने पहले भी था, बट उसको कैसे अप्लाई करना है, तो आज हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस किया है। जब देखेंगे दोबारा प्लस नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा अपना अच्छे से कंफर्टेबल हो सकते हैं सीएसएस को लेके। और 80% सीएसएस कवर हो चुका है, बट आप एनिमेशन और सारी चीज़ें, क्योंकि वो सब ना जेएस में हम लोग कवर करने वाले ही हैं। सिर्फ एनिमेशन, वेब एनिमेशन एपीआई हम लोग यूज करने वाले हैं।
बट फिर भी प्रॉपर्टी लगभग सेम ही होने वाली है कि एनिमेशन की जो भी प्रॉपर्टी की फ्रेम या फिर एनिमेशन प्रॉपर्टी पे जो भी एनिमेशन प्रॉपर्टी देते हैं ट्रांजिशन के लिए वो पढ़ लेंगे अगली मतलब अगले वीक में। ठीक है, बट डिटेल में नहीं पढ़ने वाले क्योंकि एनिमेशन के लिए हम लाइब्रेरी का ही यूज करेंगे। नहीं, क्योंकि एनिमेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो कोई भी इनिशियल डेज में अगर अब कंपनी नहीं है तो कभी नहीं कोई नहीं क्रिएट करता, सब यूज ही करते हैं दूसरे लाइब्रेरी का। नहीं, या फिर अगर आप खुद की लाइब्रेरी क्रिएट कर रहे हैं जो कि अकेले, फिर आपके पास एक टीम होगी तब होता है। तो अभी आपके लिए इतना डीप में जाने की भी जरूरत नहीं है कि आप खुद की लाइब्रेरी बना रहे हो। तो हम लोग क्या करें, CSS एनिमेशन की ना, एनिमेशन के लिए लाइब्रेरी का यूज करेंगे। ठीक है, जो कि जावास्क्रिप्ट से ही हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। कल अगर आप लोगों में से किसी को भी ज्वाइन करना हो तो बताइएगा। ठीक है प्रीति जी, मैं कल आपको कॉल करूंगा टाइमिंग के लिए। ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट।